बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको। ये कब हमारा एक और एपिसोड में पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आगाज हो गया है, जिसके साथ ही पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियों का भी आगाज हो गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स प्रोमोटर, क्रिकेट एनालिस्ट और फिल्म मेकर डॉक्टर काशिफ अंसारी, जो हमें ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन करने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो कौम को। इतना बड़ा चेज इतना आसानी के साथ और इतनी प्रोफेशनल अंदाज से किया कि आज तबीयत खुश हो गई हमारी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पाकिस्तान की अगर बात की जाए ओडीआई हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट रन चेज़ है। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 349 रन्स चेज़ किए थे ऑस्ट्रेलिया के ही मैदान में। और जिस तरीके से ये दोनों वनडे मैचेस हमने जीते हैं, हमने इनमें रन्स चेज़ किए हैं। और खास तौर पर फ़खर ज़मान की तारीफ यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि बैक टू बैक 3 सेंचुरीज़ उन्होंने स्कोर की हैं। इससे पहले जो सीरीज़ हुई थी कराची में, उन्होंने वहाँ पर आखिरी मैच में 100 स्कोर किया था। फिर यहाँ पर बैक टू बैक 100 स्कोर किए। ओवरऑल आप कैसा देखते हैं खास तौर पर पाकिस्तान की इस चेज़िंग एफर्ट को? बेहतरीन बेहतरीन। मैं जैसे पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पिछले 2 मैचेस के दौरान पाकिस्तान कौम का सर फखर से बुलंद किया है। और फखर का जिक्र निकलेगा तो यकीनन उन 3 सेंचुरीज की बात भी निकलेगी। और जिस तरह से उन्होंने धुआंधार बैटिंग की है, मैच के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान इस स्कोर बोर्ड को देख के खेल रहा है। ये बहुत अहम एक नुक्ता होता है जो अक्सर और बेशतर मैंने क्रिकेट के पंडितों से सुना है कि अगर बैट्समैन स्कोर बोर्ड को देख के खेलना शुरू करता है तो, और बड़ा स्कोर खास तौर पे अगर हो, तो उसके उसके असाब पे वो सवार हो जाता है और उसकी शॉट्स में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके उसके खेलने के अंदाज पे उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तान ने खेला है, जितनी तारीफ की जाए कम है। तमाम खिलाड़ियों ने, बैट्समैनों ने, मैं कहूंगा, अपना हिस्सा डाला और पाकिस्तान की तारीख का दूसरा बड़ा रन चेज किया। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा के वनडे मैचेस में भी पाकिस्तान इसी किस्म की कारकर्दगी करेगा। अच्छा, फ़खर ज़मान को हमने देखा है वो कंसिस्टेंट है, मामूलक के साथ उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप तो अच्छी जा रही है। अब अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग यूनिट की बात करें, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है, वर्ल्ड कप हमने देखना है। वन डाउन पर बाबर है, नंबर 5 पर आपके पास मोहम्मद रिजवान है, लेकिन अभी भी आप नंबर 4 का बैट्समैन तलाश कर रहे हैं। वो आपने पहले हारिस सुहेल में देखा, आपको नहीं मिला, फिर आपने शान मसूद को ट्राई किया, आज आपने अब्दुल्ला शफीक को ट्राई किया, फिर जो कराची में मैचेस होने जा रहे हैं उनके लिए आपने इफ्तिखार अहमद को बुला लिया है। अब यही तो मुसीबत है ना कि लड़के कोई तैयार, फखर जमान 2017 से खेल रहे हैं, बाबर आजम 2017 18 19 से 18 से 19 से खेल इमाम रहे हैं। भी 17 से खेल रहे हैं। जी जी, रिजवान भी उस वक्त से खेल रहे हैं, इमाम उल हक उस जमाने से खेले, बल्कि इमाम उल हक तो उससे भी पहले से खेल रहे हैं। आपके पास नए लड़के आ ही नहीं रहे। मैं तो ये कहता हूं कि सीधे सीधे सायम अयूब को खिलाओ, क्योंकि सायम अयूब को, लड़कों को दो, बेशक उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। एक जगह 49 करता है, फिर अगले गेम में 0 पे आउट हो जाता है, फिर 10 करता है, फिर 5 करता है। लेकिन इन लड़कों पे इन्वेस्टमेंट करने का तुमको लॉन्ग टर्म में फायदा भी होगा और एक उम्मीद की किरण भी होगी। अब इफ्तिखार पे आप इन्वेस्टमेंट करके 6 महीने बाद बेशक वर्ल्ड कप जरूर खिला लोगे अगर अच्छी परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद क्या होगा? इसी तरह से जनाब, अगर आगा सलमान की आप बात करें, इस लड़के को काफी चांसेस दे चुके हैं हम पिछले साल भर के दौरान, अगर आप नोट करें तो। लेकिन इसने कंसिस्टेंसी और इसके अंदर कोई वो ऐसा मिजाज नहीं है, मैं कहूं कि यार ये हफीज टाइप का बैट्समैन है, या कोई कोई मिसाल के तौर पर शोएब मलिक टाइप का बैट्समैन है जिसपे आप रिलाय कर सकते हैं। रिलाय तो बहरहाल आप किसी पे नहीं कर सकते पाकिस्तान बैटिंग के अंदर। जब उनका दिन होता है तो 336 भी बना लेते हैं, और जब उनका दिन नहीं होता तो 110 भी नहीं बना पाते। ये तो पाकिस्तान टीम का एक मसला रहा है ना। लेकिन आपके सवाल का जवाब, नंबर 4 और नंबर 6 ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए एक सोचने का वक्त है। और सबसे बड़ा मसला मेरा जो है इसमें, वो ये कि हम 336 रन खा कैसे गए। 150 यस, रन की हम बिल्कुल। पार्टनरशिप करवा देते। एक तरफ आप मुझे ये बताते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन है, न्यूजीलैंड की बी टीम आई हुई है, न्यूजीलैंड की बी टीम के साथ आप 336 रन खा जाते हो। ये दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग जो है, वो 336 रन खा कैसे गई? 150 रन की 183 रन पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप। 186 183 रन की पार्टनरशिप। 183 रन आज और 150 रन, 100 150 रन पिछले T20 में। आखिर ये हो कैसे रहा है? कौन इसके पीछे है? क्या सोच के हमारे बॉलर्स गेट कर रहे हैं? शाहिन शाह अफरीदी के पहले 2 ओवर देख लीजिए T20 के, या पहले 4 ओवर देख लीजिए वनडे के, आखिरी के 4 ओवर देख लीजिए। इसी तरह हारिस रऊफ के देख लीजिए, इसी तरह हसनैन के देख लीजिए, नसीम शाह के देख लीजिए।
क्या इन लड़कों को उमर गुल जैसे गुरुज या फिर सकलैन जैसे लोग या फिर जनाब आपके मिक्की आर्थर जैसे सूरमा, क्या ये नहीं बता सकते कि आखिरी 10 ओवर में गेंद करनी कैसे है या आखिरी 4 ओवर में T20 में गेंद करनी कैसे है? मेरे भाई, अगर बी टीम आपके खिलाफ आखिरी 10 ओवर में 100 रन बना रही है, 90 रन बना रही है और T20 में 80 रन बना रही है आखिरी 5 ओवर के अंदर, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है। सोचिए अगर वहां टिम साउदी खड़े होते या उधर वहां पर केन विलियमसन होते या जोस बटलर होते, तो क्या होता? सही बात है। और थोड़ा सा उन प्लेयर्स की बात भी कर लेते हैं ना, कि जो प्लेयर्स इस वक्त न्यूजीलैंड की मेन 11 में होते हैं और आज मौजूद नहीं है। केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स के बारे में मशहूर है, मैच बदल देते हैं। पिछली मरतबा भी ओडीआई में मैच बदल दिया था। ड्वेन कॉनवे उनके मेन ओपनर है, फिर ब्रेसवेल है, फिर मिचेल सैंटनर है, टिम साउदी है, लोकी फर्गुसन है, ट्रेंट बॉल्ट है। 8 खिलाड़ी इस टीम में उनके शामिल नहीं थे। सिर्फ टॉम लथम हो गए, सोधी हो गए, और एक दो और खिलाड़ी हो गए। सिर्फ 3 खिलाड़ी वो थे जो उनकी मेन टीम का हिस्सा थे। बिल्कुल, आपने 4 खिलाड़ियों के बगैर अपनी टीम भेजी थी अफगानिस्तान से खेलने के लिए, सीरीज हार के आ गए थे वो और बुरी बिल्कुल तरह हार बिल्कुल। गया। अच्छा, तो एक बड़ा कंसर्न तो ये भी आ रहा है ना, कि जैसे आप फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, चले फास्ट बॉलर्स तो बॉलिंग कर रहे हैं ना। हारिस रऊफ जो है वो शुरू में बड़ा एक्सपेंसिव है, आखिर में वो आते हैं, वो 3-4 विकेटें ले जाते हैं, उनके नाम के सामने 70 या 75 रन के एवज 3 विकेटें या 4 विकेटें लिख दी जाती हैं। बट व्हाट अबाउट दोस फर्स्ट 8 ओवर्स जिसमें वो 70 रन खा जाते हैं या 60 रन खा जाते हैं। यही तो मसला है ना कि जो रन खाने वाले, देखिए रन क्यों खाता है बॉलर? या तो उसको बॉलिंग नहीं आती, या वो बददिली से बॉल कर रहा है, या ही डजंट केयर, या फिर उसके पास बैट्समैन के लिए प्लान नहीं है। ये 4 रीजंस होते हैं। इन चारों में हारिस रऊफ को आप कहाँ फिट करते हैं? हमेशा एनालिसिस करना चाहिए ना भाई। हम डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सोचता हूँ मरीज को बुखार क्यों है, क्या ये वजह है, क्या ये वजह है, चाहे वजह है, चाहे वजह। फिर हम चारों को एक एक करके डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन करते हैं। तो मैंने हारिस रऊफ के मामले में ये देखा है कि हारिस रऊफ का किसी भी बैट्समैन के खिलाफ अलावा चंद एक जो मौके आए हैं, इनका कोई बॉलिंग प्लान होता नहीं है। विकेट निकालने का प्लान नहीं होता कि यार इसका वीक पॉइंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बॉल बैट्समैन का वीक लिंक जो है वो चौथा स्टंप है, ऑफ स्टंप के बाद, वो उसको वहां पे एक्सप्लॉइट नहीं करते। किसी का वीक पॉइंट शॉर्ट पिच गेंद होती है, किसी का वीक पॉइंट होता है यॉर्कर, किसी की फुल लेंथ होती है, किसी की लेंथ डिलीवरी होती है मिड विकेट स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन लेके लेंथ डिलीवरी कराओ, उसको वो पुल करेगा और बाउंड्री पे कैच हो जाएगा। ये तमाम साइंटिफिकली इन चीजों को देखना पड़ता है। जो हमारे एनालिस्ट बैठे होते हैं डगआउट के अंदर, वो मैच से पहले इन तमाम चीजों को बॉलर्स को एक्सप्लेन करते होना चाहिए। और अगर नहीं करते वो एक्सप्लेन, तो करना चाहिए, बताना चाहिए कि टॉम लेथम को गेंद करने जा रहे हो, इसका लेफ्ट फुट नहीं मूव करता, नोट करो कि इसका लेफ्ट फुट बाद में आता है, बल्ला पहले हिलता है, तो हम इसको ट्रैप क्यों ना कर ले विकेटों के अंदर। अगर इसी तरह से केन विलियमसन है, वो क्रीज में काफी मूव करता है, मैनूवर करता है, तो हम उसको ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रख के एक गली और एक स्लिप के साथ और एक पॉइंट के साथ गेंद करें, तो शायद विकेट निकल आए। आप समझ मेरी बात को? तो ये एनालिसिस बिल्कुल करना बिल्कुल। पड़ता है। फिर इसमें कप्तान का क्या रोल आता है? कप्तान को भी तो प्लान असली बनाना गेम चाहिए तो ना बॉलर्स कप्तान के का साथ। ही है। कप्तान हर लड़के को लेके, चारों बॉलरों को लेके बैठे, 6 बॉलरों को लेके बैठे। कप्तान सिर्फ एक तमाशाई बन के फील्ड में खड़ा होता है, चौके छक्के पड़ रहे होते हैं। मेरे प्यारे भाई, दुनिया के वो कप्तान जो कामयाब कहलाए जाते हैं, सारे के सारे आपके नाज़रीन मुझ पे बरस पड़ेंगे कि एक दफा फिर आप बाबर के पीछे पड़ गए, आज मैच जितवा के क्यों नहीं गया बाबर। चलो ठीक है, छोड़ देते उस बात को। लेकिन कप्तान को हर खिला कप्तान और कोच को बैठाल के हर बॉलर को, हर बैट्समैन के बारे में एक प्लान देना पड़ता है। हर बैट्समैन के बारे में। वर्ल्ड कप आ रहा है मेरे भाई, हमें हमें विराट कोहली को कहाँ गेंद करनी है, हमें रोहित शर्मा को कहाँ से पकड़ना है, हमें केन विलियमसन के कौन से पॉइंट को एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लॉइट करना है। ये बातें कप्तान, कोच और हर बॉलर साथ साथ बैठ के करते हैं। अगर आप नोट करें तो ये हिंदुस्तान की ये वाली जो आदत थी, ये गांगुली के जमाने में इंग्लिस्तान के दौरे के दौरान अक्सर मेरे पास वीडियोज आई और मेरी गुफ्तगू भी हुई इन लोगों से। कहते थे कि हम एक हफ्ता पहले मैच से बैठ के हर लड़के की वीडियोज स्टडी करते थे और उस पर हर अपने बॉलर्स को हम प्लान देते थे कि जहीर तुमने यहाँ गेंद करनी है, हरभजन तुमने यहाँ करनी है, मैं लड़का यहाँ लूंगा, मैं लड़का वहां लूंगा, इससे हम ये शॉट निकलवाएंगे, जहां पे वीक लिंक है वहां अटैक करेंगे। ये उससे पहले भी चल रहा था। लेकिन इस मौजू के ऊपर मेरी हिंदुस्तान के खिलाड़ियों से अक्सर बात होती थी कि जो सीरीज, जो उनकी तारीखी फतह लॉर्ड की थी,
फिर नेट वेस्ट सीरीज थी और वनडे सीरीज थी, 2002। ट्राइगल सीरीज थी। वो सारी चीजों के ऊपर तो मेरी जब अक्सर उनसे गुफ्तगू होती तो मुझे यही बताते थे। फिर क्या हुआ, 2011 का वर्ल्ड कप आता है। वर्ल्ड कप आता है तो युवराज सिंह निकल के आता है, महेंद्र सिंह धोनी निकल के आता है। उसके बाद फिर वो मुझे वहां से, फिर जब मैंने स्टडी करना शुरू किया और एमएस से और इनसे उनसे जब भी गपशप लगी, उन्होंने मुझे हमेशा यही बताया कि डॉक्टर साहब, हमने हर लड़के पे काम किया है मैच से पहले। कौन लड़का, हमारी सिर्फ 2 दफा हमसे गलती हुई है और उन 2 गलतियों की वजह से हम श्रीलंका वाला गेम मुश्किल से जीते थे, वरना यकीन मानिए हर लड़के पे हमने काम किया था। हफीज पे काम किया था, मिसबा पे काम किया था, लाला पे काम किया था, उन तमाम पे काम जो जो हमने काम किया था कि प्लान ए ये है, प्लान बी ये है, प्लान सी ये है, वो तमाम हम प्लान लेके चलते थे और हम वर्ल्ड कप जीत गए। आखिरी प्लान जो जो हिस्सा नहीं था उनके प्लान का, वो महेंद्र सिंह धोनी का चौथे नंबर पे बैटिंग करना था। वो अचानक से उठ करके हेलमेट लेके उतर जाता है। बैटिंग थी युवराज की, आ गया था महेंद्र सिंह धोनी और वहां से वो प्लान भी कामयाब होता है उनका। तो ये प्लानिंग का जो हिस्सा है ना, ये कप्तान और कोच का है, जो बहुत शदीद फुकदान का शिकार है। 336 रन खाए कैसे? वो कहते हैं ना कि जीत का के 100 बाप होते हैं और हार का कोई बाप नहीं होता। आप आज जीत गए हो ना, तो कोई सवाल नहीं करेगा कि 336 रन कैसे खाए। कल अगर आप 200 रन खाओगे तो 10 लोग सवाल करेंगे कि यार देखा वो कैच छूटा था, देखा वहां फील्डर लेना चाहिए था, देखा स्लिप हटा दी थी इस वजह से ये हुआ, देखा गलत वक्त पे गलत बॉलिंग चेंज की थी बाबर ने इसलिए ये हुआ। आज बैठ के सोचो, आज सर जोड़ो और पूछो कि 336 रन हमने खाए कैसे। अच्छा, इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि इस वक्त हमारे जो बॉलिंग कोच है वो उमर गुल है, लेकिन आगे वो पीसीबी के प्लान्स में ही नहीं है, क्योंकि मॉर्नी मॉर्कल आपके जो बॉलिंग कोच है जिनको आपने अपॉइंट किया है, वो इस वक्त आईपीएल में बिजी है, इंडियन प्रीमियर लीग में, और वो आपको ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट एशिया कप में और उसके बाद वर्ल्ड कप है। मतलब ना आपके बॉलर्स की उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, ना उनकी आपके बॉलर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है। ये फिर क्या, ये मजाक नहीं है? आप ये बताइए कि एहसानुल्लाह को मॉर्नी मोकल की कौन सी बात समझ, मॉर्नी मोकल साउथ अफ्रीकन है। मॉर्नी मोकल बोलता है ना तो कसम से मैं कान लगा के 3 दफा पूछता हूँ, आई एम सॉरी, पार्डन मी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर बॉलर्स, वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, मैं हाथ जोड़ के। क्या नसीम शाह समझ पाएगा कि मॉर्नी मोकल क्या समझा हमारी रहा है? मदर लैंग्वेज नहीं है, इसमें कोई लेकिन हार जब नहीं है। उमर गुल साहब बात करेंगे तो वो उनसे उर्दू में भी करेंगे और पश्तो में भी करेंगे। वो कहेंगे बिल्कुल। तुम कर क्या रहे हो? तो लेकिन उमर गुल को आपने ऐसा, मैं तो कहूंगा कि बेइज्जती करके रखी हुई है कि साहब आप तो बस 2-4 हफ्ते की बात है, घर जाइए घर जाइए। वो भी कहे भाई ठीक है, मैंने क्या करना है, खा रहे छक्के खा लो छक्के, मैं कौन सा, तो मेरी कौन सी अकाउंटेबिलिटी होनी है? वो बेचारा भी बददिल बैठा हुआ है। पाकिस्तान के लिए जिंदगी भर उसने जान दी, अपना खून पसीना बहाया, और जब उसको सही मानों में इस्तेमाल करने का वक्त आया, उस लड़के को आपने खड्डे लाइन लगा दिया। क्योंकि जो लोग फैसला कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि 4 हफ्ते बाद वो कहाँ जाएंगे, इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए, और जो उनकी मनमानी होती है, जो उनकी उनकी तबीयत में आता है वो करते हैं, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं। दैट्स द बॉटम लाइन। मॉर्नी मॉर्कल की कोई जगह नहीं बनती पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के कैंप के अंदर, जिस वक्त आपके पास उमर गुल जैसा जादूगर मौजूद है। आप 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते ही उसकी वजह से थे, जो 11वें ओवर में रिवर्स स्विंग कर रहा था, जो लड़का डेथ ओवर के अंदर बेहतरीन बॉलर है, जो पाकिस्तान की मट्टी की पैदावार है, जिसके खून में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, उस लड़के को आपने खड्डे लाइन लगा दिया, उस शख्स के लिए जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है मॉर्निंग मॉर्कल का, कि उसने दुनिया की कौन सी टीम जितवाई है वर्ल्ड कप के अंदर। और भाई खुदा को मानो यार, खुदा को मानो, मतलब बेशर्मी बेगैरती की हद होती है पीसीबी वालों। तुमने किस बुत, सिर्फ इसलिए कि गोरी चमड़ी है, अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए हमारे सर के ऊपर यार। मतलब हद होती है, कोई क्राइटेरिया बता दो ना। मैं पूछता हूँ ना पीसीबी से कि यार ये क्राइटेरिया इसलिए मॉर्नी मॉर्कल या उमर गुल से बेहतर है, कोई एक क्राइटेरिया बता दो, एक। कौन से टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका को मॉर्नी मॉर्कल ने जितवाए हैं? मैं बताता हूं कौन से टूर्नामेंट उमर गुल ने जितवाए पाकिस्तान को। मैंने मिसाल दी अभी 2009 के वर्ल्ड कप की, उमर गुल ने जितवाया। अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट ना लेता 6 रन दे करके उस मैच के अंदर, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो फिर किस बिल्कुल। मॉर्नी मॉर्कल बिल्कुल। ने कब लिए 5 विकेट 6 रन दे करके T20 के अंदर? वो मुझे याद है आज तक जुमला उसका, उनके कप्तान का न्यूजीलैंड का, कि मैंने अपनी जिंदगी में 13वें ओवर के अंदर ऐसी रिवर्स स्विंग नहीं देखी, मैं खड़ा था और गेंद गुजर भी गई, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब ये ऐसे ऐसे जुमले जो थे सुनने को मिलते हैं तारीफ के, हमारे उन बॉलरों और शहजादों के खिलाफ जिन्होंने अपना खून पसीना पाकिस्तान को दिया, फिर आप उनको फॉर ग्रांटेड लेते, फिर आप उनकी बेइज्जती करते, और फिर उसके बाद फिर आप 336 रन खाते, और 336 रन खाने के बाद आप ये नहीं सोचते कि भाई आखिर होगा क्या, आगे क्या होगा, हम क्यों कर रहे हैं, हम तो दुनिया की नंबर 1 टीम है ना। आज खेल गया फखर तो आप जीत गए, फखर ना खेलता तो आप हारते, फिर आपका तमाम का तमाम मलबा गिरता बॉलरों के ऊपर, फला पे फला पे फला पे।
आज आप जीत गए इसलिए आप उसके ऊपर खुशियां मना रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि इस बॉलिंग अटैक को हिंदुस्तान तो चीर फाड़ के रख देगा, 450 रन बना देगा आपके खिलाफ वो, अगर यही कप्तान है और यही बॉलिंग आपके आपका अच्छा, आपका सिलसिला रहे। बॉलिंग की ही अगर आप बात कर रहे हैं तो मोहम्मद नवाज, जिसको प्रीमियर स्पिनर कंसीडर्ड किया जा रहा है, ना पिछले मैच में विकेट, ना इस मैच में विकेट, पिछले मैच में 8 ओवर करते हैं, इस मैच में 7 ओवर करते हैं, अपना 10 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं कर रहे वो, और इकोनॉमी भी उनकी जो है वो हाईएस्ट साइड पे 6 रन से ऊपर है। तो भाई मोहम्मद नवाज तो बैट्समैन बॉलर है ना, बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर है ना। आपने ना, यही तो मेरा मसला है इंतजामिया के साथ, और इंतजामिया में चूंकि इंतजामिया तब्दील होती रही है पिछले 2 सालों 4 सालों के अंदर, तो एक नाम इसमें कंसिस्टेंट रहा है, वो बाबर आजम का है। इसीलिए मेरा मसला फिर बाबर आजम के साथ है ना, कि तुम अगर कप्तान हो तो इंतजामिया को बताओ, अपनी मैनेजमेंट से कहो कि मुझे एक ऑफ स्पिनर चाहिए, खुद निकलो जाकर के डोमेस्टिक क्रिकेट देखो, लीग मैचेस देखो, अपने इलाके की क्रिकेट देखो, अपने ट्रायल्स करवाओ, ऑफ स्पिनर लाओ, लेग स्पिनर लाओ, तरीके के मैच विनर्स प्रोड्यूस करो। मैच विनर ना नवाज है बॉलिंग के अंदर, ना नसीम शाह बन के दे रहा है मैच विनर आपके लिए, शाहीन शाह के अंदर से वो स्पार्क खत्म हो गया। या तो वो 8 लड़के जो नहीं आए न्यूजीलैंड के, तो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ इस टीम को हल्का ले रहे हैं कि भाई छोड़ो भाई, हल्की फुल्की गली की टीम है, वैसे ही जीत जाएंगे। इस तरह की भी माइंडसेट होता है लोगों का। तो अगर ये वजह है तो फिर ये भी बड़े अफसोस की बात है। तो बाबर को कहना ये चाहिए और सोचना ये चाहिए कि मैं वर्ल्ड कप में कौन से हथियार लेके जा रहा हूँ, शादाब ले जा रहा हूँ, नवाज ले जा रहा हूँ, किसको ले जा रहा हूँ, किसके ऊपर मैं ये बात कह सकता हूँ कि यार ये रही बॉल, जाओ जाके मुझे 2 विकेट निकाल के दो, कोई एक बॉलर बता दे मुझे 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 बाबर। ये होता है कप्तान के जो अब जो इरफान पठान के हाथ में गेंद दे, जहीर के हाथ में गेंद दे, या पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक शोएब अख्तर के हाथ में गेंद दे, मोहम्मद आसिफ के हाथ में गेंद दे, मोहम्मद आमिर के हाथ में गेंद दे, और कहा जाओ मुझे 2 विकेट निकाल के दो इस 3 ओवर के स्पेल में, और वो निकाल के देते थे। इस टीम में किसके हाथ में आप गेंद देंगे? अगर आगे से 400 रन बनने की बात चलेगी तो आप किसकी तरफ पलट के देखेंगे? क्योंकि आप तो खुद मुंह छुपा के पीछे क्राउड की तरफ देख रहे होंगे, या हो सकता है जमीन के अंदर देख रहे हो आप। मसला मेरा ये है कि सोच नहीं है, आगे का विजन नहीं है। मेरा नंबर वर्ल्ड में नंबर 1 होना चाहिए, मैं वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन बन जाऊं। पाकिस्तान टीम की तैयारी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक बड़ी साइंटिफिक और टेक्निकल चीज है, जिसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। हर कोई दूसरे पे उसका मलबा गिराता है, जिसके नतीजे में आप 336 रन खाते हो। खा लिए 336 रन आपने, अगले मैच में हो सकता है इससे भी ज्यादा खा लो आप। लेकिन फिर अगर जीत जाओगे तो तमाम चीजों पे पानी पे पर्दे डल जाएंगे, पर्दे डल जाएंगे। जब हारोगे तो फिर उठा कर करके लोग तुम पर कीचड़ उछालेंगे, तुम पर कूड़े फेंकेंगे, तुम पर बातें बनाएंगे, फिर तुम्हें होगी तकलीफ कि जी हम जीते भी तो थे, वो भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब साहब तो 2 मैचेस तो हो गए, पाकिस्तान जीता है, लेकिन सीरीज अभी भी बाकी है, क्योंकि 3 मैचेस अब कराची में। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले मैचेस में भी बात करेंगे, फिर आपको नेशनल स्टेडियम कराची से ज्वाइन करेंगे, और फिर हम खुद अपना भी कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे कि हमने ग्राउंड में क्या देखा, हमने क्या महसूस किया, क्योंकि टीवी पे वो सब कुछ नजर नहीं आता जो आप ग्राउंड में बैठकर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगले मैच के बाद भी महफिल सजाएंगे और फिर बात करेंगे, और जो भी ओपिनियन होगा, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम में बेहतरी आए, उस तरीके से हम ये सीरीज जीते, क्योंकि वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप हमने जीतना है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप भारत की सरजमीन पर होने जा रहा इंशाल्लाह, थैंक यू। है। इंशाल्लाह, इजाजत दीजिएगा, शाहजेब अली और डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ। फी अमानिल्लाह।